Hello aspirants, welcome to ECS by MPPSC. Actually, I am starting this lecture series due to special request from students that they are not able to get good quality study material or the video lectures in English medium. Alright, so इसी के लिए मैं ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पर मैं आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें कवर कराऊंगा। तो यहाँ पर मेरे सामने है कुछ पीवाईक्यूज। तो पीवाईक्यूज में आप कुछ ये 3 मार्कर्स हैं, ऑलराइट, जो आपको हार्डली वन लाइन में लिखने होते हैं। ओके, तो यहाँ पे कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब उनको अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसी तरह देखिए यहाँ पर वर्ड है श्रोता सूत्रा। ओके, तो जब तक आप ऋग्वेदिक लिटरेचर को पूरा डिटेल में नहीं करोगे आप इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर ऋग्वेदिक पंचजन, तो इसके लिए आपको बैटल ऑफ 10 किंग्स के बारे में पढ़ना चाहिए। अमित्र घाट, अमित्र घाट नाम था बिंदुसार का। ओके, अमित्र घाट मतलब स्लेयर ऑफ एनिमीज। ठीक है, उन्हीं को एक ही नाम दिया जाता। और एकदम आपको वन वन लाइन में है तो आपको ज्यादा डिटेल में भी जाना है। यहाँ आपको ऋग्वेद की बात करनी है, ओल्डेस्ट है हमारा। ठीक है, 1024 हिम्स है एंड सो ऑन। और इस संस्कार की बात है तो 16 संस्कार है हमारे यहाँ वैदिक लिटरेचर में। तो उसी में से कुछ हैं जैसे नामकरण, गर्भधारण, ओके, अंत्येष्टि। इस तरह से 3-4 लिखिए, एटसेट्रा लगाइए और आपका आंसर तैयार है। और मैगस्थनीज की बात है तो इन्होंने क्या लिखा है, एक फेमस बुक इंडिका। तो इस तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाए। बट देखिए, आपके मेंस में करीब बचे हैं अब 80 डेज। सो अगर आप मेरी माने तो ये 80 डेज मोर देन इनफ है। आराम से आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बट फ्रॉम माय साइड व्हाट आई नीड इज, ये डिपेंड करता है कि आप लोगों की तरफ से कितना सपोर्ट मिलता है कि मैं इस लेक्चर सीरीज को कब तक कंटिन्यू कर सकता हूँ। ऑलराइट, बट वन थिंग आई कैन अश्योर यू कि आपका 80 डेज में पूरा मेंस का सिलेबस पूरी तरीके से तैयार करवा दिया जाएगा। जो यूपीएससी से ओवरलैप करता है वो भी, और प्लस जो एमपी स्पेसिफिक आपको जानना है वो भी। ऑलराइट, बट अगेन मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिससे मैंने जीएस वन के जितने भी क्वेश्चंस पीवाईक्यू जो बार बार रिपीट हुए हैं, तो आपने अगर पिछला वीडियो देखा तो आपने देखा होगा कि रिपीटेशन बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे मेंस में। जैसे एलिनो का कंसेप्ट है वो 4 से 6 बार आया। इवन इनफैक्ट अभी जो आपका मेंस हुआ है लास्ट मंथ, उसमें भी पूछा गया। ऑलराइट, तो मैंने सारे पीवाईक्यूज एनालिसिस करने के बाद ही ये टॉपिक्स निकाले हैं जो आपके मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रेस्ट आपके 5 और 11 मार्कर के लिए मैं प्रॉपर लेक्चर सीरीज ऑलरेडी, जो हमारा दूसरा चैनल है इजी एस्पाई फॉर यूपीएससी, उसमें प्रॉपर सीरीज चल रही है आपका। जैसे इस बार मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था अबाउट दी पॉलिटिकल कल्चर ऑफ ऋग्वेद एज। ओके, ऋग्वेद के टाइम पे पॉलिटी कैसी थी। तो उसमें बहुत सिंपल है वो चीज अटेंड करना कि उस टाइम पे देखिए काइंड ऑफ ट्राइबल सोसाइटी थी। बोले, जो राजन था ही वॉज जस्ट वन अमंग द इक्वल्स, ऐसा नहीं था। और कोई हेरिडिटरी नहीं था कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा। वहां पे उस टाइम सभा समिति हुआ करती थी, वो इलेक्ट करती थी अपने राजा को। इवन इस सभा में विमेन भी पार्ट करती थी। ओके, पार्टिसिपेट करती थी ऋग्वेदिक एज में। उसके बाद अगर आप ब्यूरोक्रेसी की बात करें उस टाइम पर तो ज्यादा इलेबरेट नहीं थी। सिर्फ हमें राजन देखने को मिलता है, पुरोहित देखने को मिलता है और सेनानी देखने को मिलता है। ऑलराइट, उसके बाद टैक्स की बात करें तो सिर्फ एक वॉलंटरी टैक्स दिया जाता था बलि नाम का। ठीक है, अगर आपके पास ये 5-6 पॉइंट तैयार हैं, आपका 5 मार्कर आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये है कि आपके मेंस के लिए सब चीजें हम जितना सिंप्लीफाई कर सकें उतना सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। ऑलराइट, एंड आई कैन अश्योर यू ये आपके मेंस जो है इतना टफ नहीं होता है। दी ओनली थिंग इज कि इंग्लिश मीडियम बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनको अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता है। तो अगर आप लोग का सपोर्ट अच्छा मिला तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपका सिलेबस टाइमली हो और बहुत अच्छे से कवर हो। ठीक है, तो चलिए आज लेक्चर 1 पे आते हैं हम। तो हमारा पहला टॉपिक है, मैं आज यहाँ पे शुरुआत कर रहा हूँ आपकी वैदिक लिटरेचर के साथ। क्योंकि आपके जो भी 3 मार्कर दिए जाएंगे अगर इस टॉपिक से आने हैं तो वो लिटरेचर से ही आएंगे मोस्टली। ठीक है, और अगर 5 और 11 मार्कर आने हैं तो वो आपको पूछे जाएंगे ऋग्वेदिक एज की पॉलिटी क्या थी, उस टाइम की इकोनॉमी, उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी, एंड उस टाइम की कल्चरल या कह लीजिए रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो अगर आप पूरे ऋग्वेद को इन पर्टिकुलर हेडिंग्स के अंडर में पढ़ लेंगे तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे बहुत ईजिली। और आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप 5 से 8 पॉइंट्स अपने याद रखिए। ओके, उनके कीवर्ड्स बनाइए सिर्फ छोटे छोटे, और उनको बार बार रिवाइज कीजिए, एंड यू विल सी कि आपका मीन्स कितना ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा चीजों को सिंप्लीफाई करने की। रेस्ट आई होप कि आपकी तरफ से मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिले ताकि मैं इस चीज को कंटिन्यू करूं। ठीक है, तो देखिए वैदिक लिटरेचर की जब हम बात करते हैं तो ये उस लिटरेचर को मानते हैं हम जो 1500 से लेके 600 बीसी की टाइम पीरियड में लिखा गया था। ऑलराइट, और फिर 600 बीसी से लेके आगे 600 एडी तक जैसे पुराण एंड ऑल जब लिखे जाएंगे
तो इसको हम लोग कहते हैं स्मृति लिटरेचर। राइट। और ये जो हमारा पहले लिखा गया, जैसे हम वैदिक एज कह रहे हैं, अर्ली वैदिक एज कह लीजिए या फिर, ठीक है, इसको हम लोग मानते हैं श्रुति लिटरेचर। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन क्लियर है। इस टाइम पीरियड में जो लिटरेचर लिखे गए हैं उन्हें हम मानते हैं श्रुति। ठीक है, और इस टाइम पर जो लिखे गए हैं उनको हम मानते हैं स्मृति। चलिए, तो श्रुति लिटरेचर की बात करते हैं। तो हमें प्राइमरीली यहाँ पे 4 टाइप के लिटरेचर प्रोड्यूस किए गए हैं। एक एक करके सबको देखते हैं। और अगेन मैं हमेशा एम्फेसाइज करता हूँ कि आप जितना हो सके हैंड रिटन नोट्स बनाइएगा अपने। ठीक है, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स ही आपके काम आएंगे अल्टीमेटली। इन्हें, इस लिटरेचर को हम डिवाइड करते हैं 4 पार्ट में। आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, रिवाइज करने में इजी रहेगा आपको। ठीक है, पहले हम 4 पार्ट बना लेते हैं इसके। 3 एंड 1 मोर 4। आप भी कोशिश कीजिए कि आप इसी तरीके से अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं। बुक्स और पीडीएफ पे रिलाय मत कीजिए, वो रिवाइज नहीं कर पाओगे लास्ट मोमेंट पे। और आप आज जितनी भी मेहनत कर लो, अगर आपने एग्जाम से कुछ दिन पहले चीजें रिवाइज नहीं किए तो आपका पूरा वर्क डन जीरो हो जाता है। रिविजन इज की टू दिस पीएससी एग्जाम्स। ऑलराइट, तो हमें मोस्टली 4 टाइप के लिटरेचर देखने को मिलते हैं। एक है हमारा सबसे पहले वेद। ओके, इनको हम संहिता भी कहते हैं। सेकंड इज ब्राह्मणास। थर्ड अरण्यकास। अभी हम श्रुति लिटरेचर की बात कर रहे हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इज उपनिषद। अब हम इन चारों को एक एक करके देखते हैं। तो चलिए, वेद के बारे में सबसे पहला फैक्ट कि इनको कहा जाता है अपौरुषेय, यानी कि ये किसी इंसान के द्वारा नहीं लिखे गए हैं। दे वर डायरेक्टली डिक्टेटेड बाय गॉड। ओके, अपौरुषेय कहते हैं हम इनको, या नित्य कह सकते हो। ये अगर इस तरह के टर्म्स आपके 3 मार्कर में आ जाएं तो यू शुड अंडरस्टैंड अपौरुषेय मतलब नॉट रिटन बाय मैन बट डायरेक्टली डिक्टेटेड बाय गॉड देमसेल्फ। सेकंड इज नित्य। नित्य का मतलब होता है दैट दे आर एटर्नल। इधर लिख देता हूं। ओके, दे आर एटर्नल, ये हमेशा रहेंगे, ये हमेशा सत्य है सब कुछ इसमें लिखा हुआ। चलिए, तो हमें देखने को मिलते हैं 4 तरह के। नाम तो आप में से शायद हर एक बच्चा जानता ही होगा। ठीक है, ऋग्वेद है हमारे पास, यजुर्वेद है, सामवेद है एंड अथर्ववेद है। ऑलराइट, तो हम 1 बाय 1 सबको देखते हैं। अभी मैंने आपको पीवाई क्यू दिखाया था ऊपर, जिसमें ऋग्वेद आपको 3 मार्क में पूछा है। तो इसको हैंडल करना कोई ज्यादा मुश्किल काम तो है नहीं, 2 लाइनें लिखनी है मुश्किल से, डिपेंडिंग ऑन योर हैंड राइटिंग साइज। चलिए, तो पहले हम बात करेंगे सबसे पहले ऋग्वेद की। ऋग्वेद होता है कलेक्शन ऑफ हिम्स। कलेक्शन ऑफ हिम्स, और इसमें कितने हिम्स दिए गए हैं? 1024। और ये डिवाइड है 10 मंडल में, 10 अलग अलग मंडल में। अब इसमें खास बात यह है कि आपका जो 2 से लेके 7 मंडल तक है, सेकंड टू 2 से लेके 7 तक, इनको हम कहते हैं वामसा मंडल। वामसा मंडल। एंड जो 1 एंड 10th वाला है, ये सबसे आखिरी में ऐड किए गए हैं। ठीक है, जबकि जनरली होना क्या चाहिए कि फर्स्ट मंडल जो है वो तो पहले ही लिखा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। 2 और 7 पहले लिखे गए हैं, 1 और 10 लास्ट में ऐड किए गए हैं। एंड ये जो 10th मंडल है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं पुरुषा सुक्ता। पुरुषा सुक्ता। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहीं से निकल के आए हैं हमारे 4 वर्णा, दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ठीक है, अब आप सोच सकते हो कि अर्ली ऋग्वेदिक जो सोसाइटी थी हमारी, हम उसको कहते हैं इगैलिटेरियन सोसाइटी। इगैलिटेरियन मतलब ज्यादा भेदभाव नहीं था, बराबर ही थे सब कुछ। ठीक है, एक ही फैमिली में आपको कोई पढ़ने वाला मिल जाएगा, यानी ब्राह्मण भी था। ठीक है, एक मदर जो हाउस होल्ड वर्क कर रही है तो यू कैन कॉल हर शूद्र। एक उसी घर में है कोई जो आर्मी का पार्ट है तो वो क्षत्रिय है। मतलब एक ही परिवार में आपको सब मिल जाते थे, कुछ भी ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही कहलाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं था। तो आप सोच सकते हैं कि शुरू में जब ये सब लिखे गए थे ऋग्वेद में, तब ऐसा कुछ नहीं था। बाद में जब ये 10th मंडल एडिशन किया गया, तब आपने वर्ना सिस्टम बनाया। और फिर ये तो फिर भी यहाँ तक फिर भी ठीक था, क्योंकि अभी हम अर्ली वैदिक सोसाइटी की बात कर रहे हैं। इसके बाद जब हम लेटर वैदिक सोसाइटी में जाएंगे ना, तो ये वर्ना जो था ये हेरिडिटरी बन गया था। ओके, मतलब क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही बनेगा, शूद्र का बेटा शूद्र ही बनेगा। ठीक है, ये लेटर ऋग्वेदिक एज में होगा।
तो मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि जो 10th मंडल है, इसी में हमें ये वर्ण ऑर्डर की शुरुआत देखने को मिलती है, और ये 10th मंडल बाद में ऐड किया गया है, पहले नहीं था ये। ठीक है, क्योंकि हमेशा है इनमें कुछ ना कुछ ओवर द टाइम इंटरपोलेशन किए गए हैं। जैसे आज आप लोग जो वेद लिखी हुई किताबें खरीदते हो, जरूरी नहीं है उसमें लिखा हुआ हर बात सच हो। और ऐसा भी नहीं कि जो वेद थे वो गलत थे, लेकिन वो ओवर द टाइम जब वहां से लेके जब लिखे गए, सुनाए गए पहली बार, वहां से लेके जब आज हमारे पास किताब के फॉर्म में आए, तो उनमें काफी एडिशन इंटरपोलेशन हो जाते हैं। इट्स नेचुरल। ठीक है, तो एनीवे मुझे आपको एम्फेसाइज करना था 10th मंडल, जिसे हम कहते हैं पुरुषा सुक्ता। ऑलराइट, फिर इसमें ये जो हिम्स हैं, जो हिम्स लिखे हैं इसमें, दीज हिम्स वर रेसिटेड बाय होत्री। ये नाम आपके लिए जरूरी है जानना। ठीक है, रेसिटेड बाय होत्री। ऑलराइट, अब बात करते हैं यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद में हमें दिखने को मिलती हैं सैक्रिफिशियल प्रेयर्स, जो आपको यज्ञ हवन करते टाइम पे जो प्रेयर्स करनी है, वो यजुर्वेद में बताई गई हैं। ओके, इसीलिए हम इसको रिचुअल वेद भी कहते हैं। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, कृष्ण कृष्णा यजुर्वेद यानी कि ब्लैक, एंड शुक्ल यजुर्वेद यानी कि व्हाइट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सामवेद। इसे हम कहते हैं बुक ऑफ चैंट्स। हमारे देश में म्यूजिक की शुरुआत यहीं से हुई है, राइट, इंडियन म्यूजिक की। एंड दिस वाज रेसिटेड बाय उदगत्री। ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, 3 मार्कर्स को पूछना होगा तो सीधे उदगत्री नाम लिख देगा, एंड देन यू विल फील लाइक कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया। ऑलराइट, ही वाज द वन हु रेसिटेड दिस चैंट्स इन सामवेद। ठीक है, मतलब ऋग्वेद में जो हिम्स हैं उनको एक संगीत के फॉर्म में गाना, जो हम लोग आज आरती वगैरह गाते हैं। ठीक है, तो उन हिम्स को संगीत में पिरोने का काम सामवेद से में बताया गया है। लास्ट है हमारा अथर्ववेद। इसमें काफी सारे मैजिकल फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, राइट, जो कि यूज किए जाते थे टू वार्ड ऑफ इविल्स, बुरी शक्तियों से बचने के लिए, एंड डिसीज, बीमारियों को ठीक करने के लिए, जो आज भी हमारे देश में चल ही रहा है। ठीक है, कुछ बीमारियों का इलाज लोग तांत्रिकों के पास ढूंढते हैं, गलत भी नहीं है, होता भी है कई जगहों से। एनीवे, तो और एक और बात कि ये जो 3 वेद हैं हमारे, दिस थ्री, इन तीनों को हम साथ में मिलाकर कहते हैं वेद त्रिय। वेद त्रिय मतलब 3। ठीक है, क्योंकि ये जो अथर्ववेद है ना, इसको काफी टाइम तक वेद का पार्ट कंसिडर किया ही नहीं गया था, बहुत लेट जाके, क्योंकि ये बात कर रहा है मैजिक्स की। ठीक है, इस तरह की चीजों की, तो इसे कभी वेद का पार्ट माना नहीं गया था काफी टाइम तक। ठीक है, तो ये हो गए हैं हमारे वेद और संहिता कह लीजिए। ठीक है, यहाँ तक की बात कंप्लीट हो गई है। अभी मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको ब्राह्मण समझाना है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, अथर्व। चलिए, अब हम आ जाते हैं ब्राह्मण्स पे। अभी हम अपना श्रुति लिटरेचर ही पढ़ रहे हैं। ओके, कंफ्यूज मत होना, स्मृति में बाद में जाएंगे अगले लेक्चर में। अब ब्राह्मणास क्या कर रहे हैं? ब्राह्मणास करते हैं, ये हमें एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं। दे एक्सप्लेन द हिम्स। ये जो आपके हिम्स हैं, जो मंत्र हैं, जो श्लोक हैं, इनका एग्जैक्टली मतलब क्या है, इनकी जो मीनिंग है। क्योंकि हम लोग कई बार क्या है, पंडितों से पूजा कराते हैं तो वो अपने मंत्र पढ़ता रहता है, नो वन केयर, नो वन आस्क कि इसका मतलब क्या है, मतलब तो समझाइए इन मंत्रों का। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन हमें देखने को मिलते हैं ब्राह्मणास में। ओके, वेद में जो भी हिम्स हैं उन सबके एक्सप्लेनेशन हमें ब्राह्मणास में देखने को मिलते हैं। राइट, ये हमें बताता है कौन सा सैक्रिफाइस या फिर कौन से रिचुअल्स परफॉर्म करने से क्या मिलेगा, किसकी प्राप्ति होगी आपको। राइट, अब एक इंपॉर्टेंट बात कि हर वेद के साथ कोई ना कोई ब्राह्मणास अटैच हैं। ठीक है, हर वेद के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऋग्वेद की बात करते हैं, तो ऋग्वेद के साथ 2 ब्राह्मणास आते हैं, जैसे ऐतरीय ब्राह्मणा, ओके, एंड कौशितिकी ब्राह्मणा। ठीक है, ये ऋग्वेद से जुड़े हुए हैं। तो अगर कल को 3 मार्कर में डायरेक्ट पूछा जाए कौशितिकी ब्राह्मणा, यू जस्ट नीड टू राइट इन वन लाइन दैट it is a one form of brahmana that is attached to rig veda. All right, that would suffice. नेक्स्ट है यजुर्वेद। इसमें भी हमें 2 ब्राह्मणास देखने को मिलते हैं, शतपथा एंड तैत्तिरीय ब्राह्मणा। मुझे पता है ये चीजें आपको टफ लगेंगी अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ी हैं, लेकिन
ये 3 मार्कर आप ऐसे छोड़ नहीं सकते। आप 15 क्वेश्चन अगर छोड़ दोगे तो आप 45 मार्क्स का पेपर छोड़ के आ रहे हो, इसीलिए आपको ये करना ही है। वो सब इजी है यार, वो जो पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी, ये सब जो पढ़ाना है वो बहुत इजी है। वो स्टोरी के फॉर्म में मैं आपको बहुत इजीली पढ़ा दूंगा, आपको याद भी हो जाएंगी। लेकिन ये जो 3 मार्कर्स है ना, ये डिसाइड कर देते हैं आपकी रैंक कहाँ जाके गिरेगी। सामवेद, सामवेद में हमें देखने को मिलते हैं छंदोगया, छंदोग्या ब्राह्मणम। ओके, इसके बाद जैमिन्य, नेक्स्ट इज षड्विंशा एंड पंचविंशा। ऑलराइट, ये सामवेद के साथ है। तो फिर ऑब्वियसली अथर्ववेद के साथ भी एक ब्राह्मणा जुड़ा होगा, वो है गोपथा। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा ब्राह्मणास की बात। अब हम कर लेते हैं अरण्यकास की बात। तो देखिए, अरण्यकास को कहा जाता है फॉरेस्ट बुक, क्योंकि मोस्टली फॉरेस्ट में ही लिखी गई थी, दुनियादारी से, लोगों से अलग थलग रहकर। और ये मोस्टली लिखी गई थी उन स्टूडेंट्स के लिए जो जंगल में ही रहते थे, स्टूडेंट्स लिविंग इन जंगल। ऑलराइट, और ये प्रोवाइड क्या करते हैं हमें? तो दे आर एक्चुअली द कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ ब्राह्मणास, कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ ब्राह्मणास। ये देखिए, सब कुछ एक चीज एक दूसरे रिलेट है। सबसे पहले वेद हैं, हर वेद से अटैच एक या दो ब्राह्मणास हैं। ओके, और उन ब्राह्मणास का जो कंक्लूजन है उसको हम कहते हैं अरण्यकास। क्लियर है, सब कुछ जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। नेक्स्ट इज उपनिषद। तो उपनिषद को हम कहते हैं वेदांत, यानी कि द एंड ऑफ वेदास। ओके, और ऐसे करके हमारे पास कुछ 108 उपनिषद हैं, जिसमें से सबसे ओल्डेस्ट है बृहद्रनायक। और ये आपके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है कि बृहद्रनायक उपनिषद सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें से। क्लियर? तो ये मैंने आपसे बात की इस पूरे लेक्चर में अबाउट दी स्मृति लिटरेचर। फिर से लिखना पड़ेगा, ये है हमारे स्मृति लिटरेचर, क्योंकि ये बिलोंग करते हैं इस टाइम पीरियड को। राइट, 1500 से 600 बीसी। और सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा इसकी वजह से कंफ्यूजन हो गया था। हमने यहाँ पे पढ़े हैं श्रुति लिटरेचर, ठीक है, जो बिलोंग करते हैं 1500 से लेकर 600 बीसी को। ऑलराइट, अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्मृति लिटरेचर्स जो बिलोंग करेंगे 600 से 600 बीसी टू 600 एडी। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो। तो अब आप इस तरह के क्वेश्चन इजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये अभी श्रोता शुद्रा जो है वो हमारा इसका पार्ट है, स्मृति लिटरेचर का। ठीक है, तो वहां पर जब आएगा तो आप समझ जाएंगे कितना इजी है। ऋग्वेद है तो अब इसमें आप आराम से 1 लाइन में तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, 3 मार्कर अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस तरीके से मैं आपको ये सारे कराऊंगा, चाहे वो कालिदास हो, संस्कार हो, ओके, प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म, अजंता केव्स, मैगस्थेनेस, सीता अध्यक्ष क्या हुआ करता था, ये पंच महाव्रतास क्या होते हैं, ये सब मैं आपको जब एक बार पूरा पढ़ा दूंगा तब आप बहुत इजीली कर लेंगे। एंड दैट टाइम यू विल रियलाइज कि मीन्स काफी इजी है, इतना टफ नहीं है अगर आपने तरीके से पढ़ाई की है तो। ओके, और अगर आप ऐसे ही इधर उधर भटकते रहे हो बस नोट्स के चक्कर में, तो फिर दिक्कत है यार। ओके, तो चलिए एक बार फटाफट रिवाइज कर लें। ओके, एज है 1500 से 600 बीसी की। इस टाइम पे जो लिटरेचर लिखे गए उनको हम कहते हैं श्रुति। तो मेजरली हमें 4 लिटरेचर देखने को मिलते हैं। एक है वेद और संहिता, इन्हें कहा गया है अपौरुषेय या नित्य। ठीक है, इसमें 4 वेद हैं हमारे पास। ऋग्वेद के बारे में हमने जाना, मैंने एम्फेसाइज किया आपको पुरुषा सूक्ता, इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। दूसरा है यजुर्वेद, तो ये 2 में डिवाइड होता है, कृष्ण शुक्ल, कृष्णा एंड शुक्ल में। ठीक है, समा, यहाँ से हमारा इंडियन म्यूजिक की शुरुआत होती है, रेसिटेड बाय उदगत्री। उसी तरह यहाँ पर ऋग्वेद रेसिटेड बाय होत्री। ठीक है, अथर्ववेद में मैजिकल फॉर्मूलाज की बात की जाती है। देन हर वेद से जुड़े हुए कुछ ब्राह्मणास हैं। ऋग्वेद में ऐत्रेय ब्राह्मणा, कौशितकी ब्राह्मणा, यजुर्वेद शतपथा ब्राह्मणा, तैत्रीय ब्राह्मणा, सामवेद छंदोग्या, जैमिन्य, शतविंशा एंड पंचविंशा। अथर्व इसका एक ही है, गोपता। ठीक है, फिर उन्हीं ब्राह्मणास का जो कंक्लूडिंग पार्ट है उसको हम कहते हैं अरण्यकास। ऑलराइट, एंड फिर लास्ट में आते हैं उपनिषद, दैट इज कॉल्ड एज वेदांत, दैट इज द एंड ऑफ वेदास। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा बृहद्रनायक उपनिषद। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे श्रुति लिटरेचर होते हैं खत्म। अगला हम आपको बताएंगे स्मृति लिटरेचर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और अगर पसंद आया तो डू गिव योर कमेंट्स एंड डू लाइक द वीडियो, ओके, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू
how long I am going to continue with this series, depending upon your response. Thank you. Have a great time.